तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम अब तक देख चुके थे, हम एक्सटर्नल एड्स पढ़ रहे थे इंटरप्रिटेशन के। यानी कि ये चीजें वो हैं जो लॉ के अंदर खुद नहीं होती, बल्कि ये बाहर के टूल्स हैं जो हमें हेल्प करते हैं लॉ को अंडरस्टैंड करने में। जैसे कि हमने पहले पढ़ा हिस्टोरिकल सेटिंग, फिर हम पढ़ने जा रहे हैं अब कंसोलिडेटिंग स्टैट्यूट्स एंड प्रीवियस लॉज। कभी कभी कुछ लॉज ऐसे होते हैं जो प्रीवियस लॉज को कंसोलिडेट करके बनाए जाते हैं, ताकि ऐसे केस में जो बहुत सारे लॉज हैं उनकी जगह बस अब एक लॉ बन जाए। और उनके प्रिएम्बल में लिखा रहता है साफ, ऐसे लिखा रहता है एन एक्ट टू कंसोलिडेट द प्रीवियस लॉ एटसेट्रा। ऐसे केस में यहां पर अमेंडमेंट करने की कोई इंटेंशन नहीं है, क्योंकि प्रिएम्बल में साफ लिखा है कंसोलिडेशन की इंटेंशन है। कई एक्ट में टू कंसोलिडेट एंड टू अमेंड लिखा रहता है, लेकिन यदि किसी एक्ट में प्रिएम्बल में लिखा है एक्ट टू कंसोलिडेट, तो ऐसे केस में कोर्ट स्टिक रहता है इस प्रिजम्पशन पर कि उनकी इंटेंशन किसी भी पॉइंट पर पुरानी चीजों को ऑल्टर करने की नहीं है, मात्र कॉमन चीजों को जोड़ देने की और बाकी सब चीजों को कंसोलिडेट कर देने की है। ऐसे केस में वे डाउटफुल पॉइंट्स को भी स्टैट्यूट में इसी प्रिजम्पशन के साथ अंडरस्टैंड या इंटरप्रेट करते हैं कि इंटेंशन जो है वो पुरानी चीजों को जोड़ने की है। यहां पर वे लिटरल कंस्ट्रक्शन पर ध्यान नहीं देते, बल्कि कंसोलिडेशन करने के बाद जो अर्थ निकलता है उस पर ध्यान देते हैं। फिर बात आती है यूसेज की। यूसेज का मतलब ही होता है जैसा अब तक होता आया है। यूसेज कभी कभी एक्ट को समझने में हेल्प करता है, एक्ट को कंस्ट्रू करने में, कंस्ट्रक्ट करने में, इंटरप्रेट करने में हेल्प करता है यूसेज। यूसेज का क्या मतलब है, ये एक लाइन यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरे यूसेज को समझा देती है। एक्ट्स डन अंडर द स्टैट्यूट प्रोवाइड क्वाइट ऑफन द की टू द स्टैट्यूट इटसेल्फ। यानी कि जो काम इस एक्ट के तहत अब तक होते आए हैं वो स्टैट्यूट को समझने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। ये बात बहुत वेल नोन है कि जहां पर मीनिंग किसी लैंग्वेज की स्टैट्यूट में डाउटफुल होती है, तो हम यूसेज पर ध्यान देते हैं कि कैसे आज तक इंटरप्रिटेशन हुआ है और कैसे उस इंटरप्रिटेशन के आधार पर फैसले हुए हैं लंबे समय के दौरान। तो ऐसे केस में ट्रू मीनिंग डिटरमिन करने के लिए आज भी हम उसी बात का जो है इस्तेमाल करेंगे जो अब तक उसे अर्थ मिलता आया है। इसी प्रकार से बात जब पुराने एक्ट्स की, बाद के एक्ट्स की या मिलते जुलते एक्ट्स की आती है, अर्लियर एक्ट्स, लेटर एक्ट्स एंड एनालॉगस एक्ट। यदि दो एक्ट ऐसे हैं जो मिलाकर ही पढ़े जाते हैं, तो हर पार्ट जो एक्ट का है उसे समझा जाना चाहिए जैसे कि वो अपने आप में कंपोजिट एक्ट हो दूसरे के साथ। लेकिन यदि कहीं कोई क्लियर ही डिस्क्रिपेंसी है, तो ऐसे केस में हम लेते हैं ज्यादा इफेक्ट जो बाद वाला एक्ट है, जब बाद के पॉइंट पे डेवलप हुआ या मॉडिफाई हुआ उसे, अर्लियर वाले के मुकाबले। जैसे यहां पे इन्होंने उदाहरण लिया है कि यदि दो एक्ट ऐसे हैं जो मिलाकर पढ़े जाते हैं, यदि यहां पर उदाहरण लिया है कि कभी कभी दो एक्ट ऐसे हैं जो मिलाकर पढ़े जाते हैं, रेड एक्ट टू बी रेड टुगेदर। जैसे कि एक होता है सेंट्रल एक्साइज एक्ट और एक होता है सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट। जब हमें एक्साइज ड्यूटी के बारे में जानकारी इकट्ठी करनी होती है तो हम दोनों एक्ट्स को मिलाकर पढ़ते हैं, सीईए को भी और सीटा को भी, जिससे हमें एक्साइज के बारे में पूरी जानकारी मिलती है। फिर बात आती है डिक्शनरी डेफिनेशंस की। सबसे पहले वैसे हमें एक्ट में रेफर करना चाहिए और जो एक्सप्रेशन एक्ट में उसके लिए डिफाइन किया गया, यानी कि जो डेफिनेशनल सेक्शन है उसे रेफर करो और जो डेफिनेशन वहां दी गई है उस अर्थ को अर्थ मानो। लेकिन यदि कोई शब्द ऐसा है जो उस एक्ट में डिफाइन है ही नहीं, तो फिर हम रेफर कर सकते हैं डिक्शनरी को, फाइंड आउट करने के लिए कि इस शब्द का जनरल सेंस में क्या मतलब निकलता है और कॉमनली इस शब्द को कैसे समझा जाता है। परंतु सेलेक्ट करने में बहुत सारे मीनिंग्स में हमें हमेशा जो कंटेक्स्ट है, यानी कि जिस संदर्भ में बात कही गई है, उसे जरूर समझना चाहिए। क्योंकि आप डिक्शनरी में भी यदि देखो तो एक शब्द के कई कई मीनिंग लिखे रहते हैं। तो ऐसे केस में यदि एक शब्द के कई कई मीनिंग लिखे हैं, तो यहां पर जो हमारा एक्ट है, ये शब्द किस कंटेक्स्ट, किस संदर्भ में इस्तेमाल हुआ है और उस संदर्भ में जो मीनिंग डिक्शनरी में दिया गया है, फिर उसी का प्रयोग करना चाहिए। वैसे टेक्निकल शब्दों को जानने के लिए तो टेक्निकल डिक्शनरी का ही प्रयोग किया जाना चाहिए।
फॉरेन डिसीजंस का भी हम कभी कभी हेल्प लेते हैं किसी चीज को समझने के लिए। फॉरेन डिसीजंस जो हैं, लेकिन उन कंट्रीज के हमें लेने चाहिए जिनका जूरिस्प्रूडेंस हमारे कंट्री के जूरिस्प्रूडेंस से मिलता जुलता है, और लेजिटिमेटली हम उसे यूज कर सकते हैं फिर अपने एक्ट को समझने के लिए। जैसे कि इंडिया का लॉ पूरा का पूरा ब्रिटिश लॉ पर बेस्ड है, तो ऐसे केस में यदि हमें रेफरेंस लेनी है फॉरेन डिसीजंस की, तो हम ब्रिटिश एक्ट्स की रेफरेंस लेते हैं, क्योंकि हमारे लॉ उनके लॉज पर ही आधारित है। वैसे तो प्राइम इंपॉर्टेंस तो हमेशा अपने इंडियन स्टैट्यूट और इंडियन लॉ को देनी चाहिए। यदि गाइडेंस हमें मिल सकती है अपने इंडियन डिसीजन से, तो फिर फॉरेन डिसीजंस को रेफर करना अननेसेसरी हो जाता है, क्योंकि सेम जूरिस्प्रूडेंस की कंट्री होने के बावजूद भी कुछ ना कुछ डिफरेंस तो लॉज में होता ही है। तो बेटर यदि अपने देश के लॉ रेफरेंस के लिए अवेलेबल है तो उन्हें रेफर करें। ये हमने सबसे पहले पढ़े कुछ इंट्रिंसिक एड्स जो लॉ के अंदर होते हैं और लॉ को समझने में हेल्प करते हैं, फिर कुछ एक्सटर्नल एक्सट्रिंसिक एड जो लॉ के बाहर के टूल्स हैं और उसे स्टडी करने में हेल्प करते हैं। फिर यहां पर कुछ रूल्स दिए गए हैं जो डीड या डॉक्यूमेंट्स को समझने में हेल्प करते हैं, क्योंकि डीड या डॉक्यूमेंट्स के अंदर भी कुछ पॉइंट्स मेंशन्ड होते हैं, तो जो पॉइंट्स मेंशन्ड होते हैं उन्हें समझने में हेल्प करने वाले जो रूल्स हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। ये लगभग कुछ यहाँ पर 5 पॉइंट समझाए गए हैं जो इंपॉर्टेंट है। इन 5 पॉइंट पर हम ध्यान देते हैं। जो सबसे पहला और सबसे जरूरी पॉइंट है और दिमाग में रखा जाना चाहिए वो ये है कि हमें फाइंड आउट करना चाहिए कि रीजनेबल मैन उन लाइनों का और शब्दों का क्या अर्थ निकाल रहे हैं, जो कि उसे ध्यान से पढ़ता है सराउंडिंग सर्कमस्टांस को ध्यान में रखते हुए जब डीड या डॉक्यूमेंट बनाया गया। साथ में उसके स्कोप और इंटेंडमेंट्स का भी ध्यान रखा जाएगा उसे समझने के लिए। हमें जो वर्ड यूज हुए हैं डीड डॉक्यूमेंट में, उसमें पूरी इंटेंशन लिखने वालों के बीच की क्या रही, किस सिचुएशन में वो लिखे गए, इन सब बातों पर ध्यान देना चाहिए। तब हम ऐसे केस में सभी जो डीड के अंदर के क्लॉजेस हैं उनका सही अर्थ निकाल सकते हैं। इसीलिए लिखा है द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पॉइंट दैट हैज टू बी बोर्न इन माइंड इज दैट one has to find out what reasonable man who has taken care to inform himself of surrounding circumstances of a deed or a document and of its scope and intent would understand by the word used in that deed or document. दूसरी बात, it is useless to construe the term of one deed by reference to the terms of another. हर डीड अलग नेचर की है, अलग सर्कमस्टांसेस में, अलग पार्टीज के बीच में अलग अलग इंटेंशन से लिखी जाती है। इसीलिए कभी भी एक डीड के अंदर जो क्लॉजेस है उन्हें समझने के लिए दूसरे डीड को रेफर करना ठीक नहीं है, क्योंकि दूसरे डीड की सर्कमस्टांस अलग हो सकती हैं। तीसरी बात, further it is well established that same word cannot have two different meanings in the same document unless the context compels the adoption of such rule. डीड के साथ भी खास बात है कि डीड में एक शब्द को पूरी डीड में एक ही अर्थ देना चाहिए जब तक कि वो अलग अलग संदर्भ में ही प्रयोग ना कर ली गई हो। चौथा पॉइंट, गोल्डन रूल। The golden rule is to ascertain the intention of parties to the instrument after considering all the words in the document or deed concerned in their ordinary and natural sense. For this purpose, the relevant portions of the document have to be considered as a whole. Actually, the golden rule यही है, किसी भी डीड किसी भी डॉक्यूमेंट को समझने के लिए हमें पार्टीज की इंटेंशन को समझना चाहिए। सबसे पहले हम लिटरली इंटरप्रेट करें, कॉमनली उस शब्द का जो मतलब है वो शब्द का अर्थ निकालने की कोशिश करें, लेकिन यदि उससे एब्सर्ड रिजल्ट्स निकल रहे हैं तो ऐसे केस में उन शब्द का थोड़ा सा वाइडर मीनिंग हो सकता है, और वो इस बात पर डिपेंड करता है कि पार्टीज की इंटेंशन क्या है। यदि ऐसे केस में ऑर्डिनरी शब्दों को ऑर्डिनरी मीनिंग देने से सही सेंस नहीं निकल रही है तो पार्टीज की इंटेंशन इंपॉर्टेंट हो जाती है, और हमें इस पर्पज के लिए जो रेलिवेंट पोर्शंस हैं डॉक्यूमेंट्स के उन्हें सबको जोड़ के एज अ होल ही पढ़ना चाहिए। पांचवा पॉइंट, लास्ट पॉइंट, क्या कहता है? ऐसा हो सकता है कि कॉन्फ्लिक्ट हो दो या दो से ज्यादा क्लॉजेस के बीच में एक ही डॉक्यूमेंट में। वैसे तो हमें जब ऐसा हो जाता है तो प्रयास ये करना चाहिए कि कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करें और इस तरह से इंटरप्रेट करें दोनों क्लॉजेस को कि दोनों को इफेक्ट तो मिल जाए, जैसे हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन में भी करते हैं। लेकिन यदि दो क्लॉजेस बिल्कुल ही विपरीत हैं, उनके बीच में इफेक्ट लाना संभव ही नहीं है, तो फिर अर्लियर क्लॉज लेटर क्लॉज को ओवरराइड कर जाएगा। जो पहला क्लॉज है उसकी बात मानी जाएगी, बाद वाले क्लॉज की बात नहीं मानी जाएगी। तो यदि हम इस पॉइंट को दोबारा से रीड करें धीरे धीरे, तो कहा है इट मे ऑल्सो हैपन दैट देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू और मोर क्लॉजेस ऑफ द सेम डॉक्यूमेंट। An effort must be made to resolve the conflict by interpreting the clauses so that
all the clauses are given effect to. If, however, it is not possible to give effect to all of them, then it is earlier clause that will override the later one. इस टॉपिक के साथ ये पूरा चैप्टर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स हो जाता है समाप्त। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था, इसमें से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं। हालांकि सीए इंटर लेवल पर इसमें से सिंपल क्वेश्चंस ही आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस ही आते हैं, इसीलिए इसमें लैंग्वेज याद होना थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यदि इसमें से कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते भी हैं तो वो भी सिंपल से ही होते हैं, देख के समझ में आ जाता है कौन सा प्रोविजन लिखना है। इसके साथ जो है ये चैप्टर समाप्त होता है और थैंक यू।